सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम चारों की तरह। और प्लीज़ लिंक में हमारा दूसरा चैनल है, जाएं, विज़िट करें, प्लीज़ सपोर्ट करें और अपनी राय भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि किस तरह की वीडियो आपको वहाँ पे चाहिए या क्या कुछ चेंज चाहते हैं, वो आपको वहाँ पे कमेंट्स करना पड़ेगा। उसके बाद हम उस पर अमल करेंगे। और ये इसका टाइटल है वीडियो, और उसका टाइटल है जी, वीडियो का टाइटल है जी चंद्रयान 3 व्हाट विल इंडिया डू ऑन द मून। अभी एंड यू एक्सप्लेन चंद्रयान 3 और रीजनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। कल इनको सपोर्ट करें। मेरा नाम मेरे साथ है नदीम इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलारी बात। सो गाइस, इंडिया इज ऑन द मून। जो शब्द हम पिछले 4 सालों से सुनना चाहते थे वो अब एक रियलिटी बन चुके हैं। चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली चांद पर लैंड किया है और पूरी दुनिया ने हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया है। लेकिन ये बस आधी कहानी है। चंद्रयान 3 के मिशंस हमें एलियन वर्ल्ड्स को ढूंढने में मदद करेंगे, चांद पर कॉलोनीज बनाने में गाइड करेंगे और तो और नासा को भी हम फ्यूचर मिशंस में हेल्प करेंगे। और ये सब सिर्फ आने वाले 14 दिनों में होगा। अगर आपका कोई दोस्त है जो सोचता है कि भारत जैसा गरीब देश मून मिशन पर पैसे खर्च क्यों करता है, तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। उनकी बहुत जलने वाली है। मून तक पहुंचना जितना इम्पोर्टेंट था, उससे भी इम्पोर्टेंट वहां होने वाले मिशंस है। इन 14 दिनों में ऐसा क्या करना चाहते हैं हमारे साइंटिस्ट, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लैंड होने के बाद 14 दिनों के लिए या फिर एक पूरे लूनर डे के लिए चंद्रयान 3 का मिशन चलेगा। 14 दिनों बाद लूनर डे खत्म हो जाएगा और लूनर नाइट शुरू होगी। टेम्परेचर फटाक से -130 डिग्री तक गिर जाएगा। इतने लो टेम्परेचर में सरवाइव करने की प्रोविजन हमने नहीं की है। प्लस सोलर पावर्ड होने की वजह से और पावर सोर्स ना होने की वजह से 14 दिनों बाद चंद्रयान का मिशन कंप्लीट होगा। लेकिन ये 14 दिन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंद्रयान पर अलग अलग पेलोड्स यानी उपकरण है। चलिए एक एक पेलोड के बारे में समझते हैं। पूरे प्रोजेक्ट को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल जिसमें 1 पेलोड है, विक्रम लैंडर जिसमें 4 पेलोड है और प्रज्ञान रोवर जिसमें 2 पेलोड हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगा है शेप यानी स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। ये मून को नहीं अर्थ को ऑब्जर्व करेगा। ऐसे कौन से क्वालिटीज है, कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमारी पृथ्वी को हैबिटेबल बनाता है, जिनकी वजह से लाइफ पृथ्वी पर पॉसिबल है। शेप यही स्टडी करना चाहता है। एज ऑफ नाउ हमने 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर किए हैं। लेकिन इनमें से कौन से एक्सोप्लैनेट्स में लाइफ सर्वाइव करने के चांसेस हैं और कौन से एक्सोप्लैनेट्स में नहीं, ये जवाब हम इतना दूर बैठकर कैसे दे सकते हैं? वेल, इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। शेप से हमें हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स ढूंढने में मदद होगी। ऐसे प्लैनेट्स जहां आज एलियंस हो सकते हैं या फिर जो फ्यूचर में हमारी कॉलोनीज बन सकते हैं। जो प्लैनेट्स हमसे कई लाइट ईयर्स दूर है, उन्हें हम किसी भी टेलीस्कोप से नहीं देख सकते। लेकिन हाँ, उन प्लैनेट से आने वाले लाइट को स्टडी जरूर कर सकते हैं। जो लाइट हमें दिखता है उसे विजिबल स्पेक्ट्रम कहा जाता है। लेकिन उस लाइट को छोड़कर भी और तरह के रेज होते हैं। जब ही ये रेज किसी ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करते हैं तो कुछ रेज अब्सॉर्ब हो जाते हैं और कुछ रेज नहीं। इस बेसिस पर हम पहले तो ये स्टडी करेंगे कि अर्थ से आने वाले लाइट रेज कैसे दिखते हैं और फ्यूचर में उससे मिलते जुलते लाइट रेज कहां से आ रहे हैं वो स्टडी करने की कोशिश करेंगे। आसान भाषा में शेप का काम यही है। इससे हमें एग्जैक्टली ये तो पता नहीं चलेगा कि जादू किस प्लैनेट पर रहता है, लेकिन हाँ, ये पता चल जाएगा कि किस दिशा में ट्राई करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं विक्रम लैंडर की ओर। विक्रम लैंडर का नाम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई की स्मृति में है। उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने एक वीडियो बनाया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। विक्रम का पहला पेलोड है इल्सा, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर साइस्मिक एक्टिविटी। जैसे अर्थ पर अर्थक्वेक्स आते हैं, चांद पर मूनक्वेक्स आते हैं। चंद्रयान 3 सिर्फ मून के सरफेस को ही नहीं, मून के कोर को भी स्टडी करना चाहता है। और ये कैसे होगा? साइस्मिक एक्टिविटी को स्टडी करके। लूनर कोर को स्टडी करना, वहां पर कौन से स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं ये फिगर आउट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। रंभा यानी रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। हम सबको वातावरण यानी एटमॉस्फेयर के बारे में तो पता है, लेकिन अर्थ के अराउंड एक मैग्नेटोस्फीयर भी है जो हमें सूरज से आने वाले हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। चांद पर ऐसा कोई मैग्नेटोस्फीयर नहीं है। तो होता यह है कि सूरज के चार्ज पार्टिकल्स चांद तक डायरेक्टली पहुंचता है। सोलर रेडिएशन और मून के सरफेस की वजह से वहां एक चार्ज पार्टिकल्स का आयोनोस्फीयर बन जाता है। चांद का आयोनोस्फीयर अर्थ के आयोनोस्फीयर से 1 मिलियन गुना कम डेंस है। इसके बारे में ज्यादा रिसर्च अवेलेबल नहीं है। तो फिर रंभा एक इंपॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड होगा। चास्टिक, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। अगर फ्यूचर में हमें चांद पर एक ह्यूमन कॉलोनी बनानी है तो वहां पर हमें ह्यूमंस को भेजना पड़ेगा। वहां पर अलग अलग स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स बनाने पड़ेंगे और उनके अंदर एक क्लाइमेट कंट्रोल एटमॉस्फेयर भी बनाना पड़ेगा। वहां के
टेम्परेचर को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मून के सरफेस पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। दिन के टाइम पर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है और रात के टाइम पर टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाता है। अगर हम टेम्परेचर कंट्रोल कर पाए तो ही बिल्डिंग के अंदर इंसान ज्यादा टाइम के लिए जिंदा रह सकते हैं। तो मून पर जाकर हीट को स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। ये चास्टर डिवाइस चांद के सरफेस पर एक छोटा सा गड्ढा बनाएगा, फिर उसके इर्द गिर्द की जमीन को गर्म कर दिया जाएगा और फिर गर्मी का चांद पर कैसे इम्पैक्ट होता है उसे स्टडी किया जाएगा। इस हीट का एक और एलिमेंट पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है और वो है पानी। LRA लेजर रिफ्लेक्टोमीटर अरे। आपने सोनार के बारे में तो सुना ही होगा। सबमरीन्स में सोनार डिवाइस होता है जो पानी के अंदर साउंड वेव्स भेजता है, जो पानी की डेप्थ पता करने में काम आती है। होता यह है कि सबमरीन साउंड वेव्स नीचे पानी की सरफेस की ओर इमिट करती है और टाइमर लगाती है। फिर उन वेव्स को नीचे के सरफेस से टकराकर ऊपर आने में कितना टाइम लगता है ये मेजर करती है। उससे पता चलता है कि पानी कितना गहरा है। ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट है LRA। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इंस्ट्रूमेंट नासा का है। उन्होंने सोचा कि चंद्रयान मून पर जा ही रहा है तो हमारा भी एक इंस्ट्रूमेंट लेकर जाए। तो LRA एक मिरर है जो लेजर की मदद से चांद और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर कर पाएगा, जिससे फ्यूचर मिशंस के लिए बेटर कैलकुलेशंस करने में मदद होगी। 1970s में अपोलो प्रोग्राम के दौरान नासा ने ऐसे ही रिफ्लेक्टोमीटर चांद पर प्लेस किए थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है। अब अमेरिका अपना आर्टेमिस मिशन लॉन्च करने जा रहा है, जिसका बजट होगा $93 बिलियन। यहाँ अमेरिका ऑलमोस्ट 50 सालों बाद चांद पर ह्यूमंस को भेजने जा रहा है। रिस्क्स काफी हाई हैं, तो कैलकुलेशंस अचूक होना इम्पोर्टेंट है और इसमें इसरो उनकी मदद कर रहा है। विक्रम लैंडर के बाद बात करते हैं प्रज्ञान रोवर की। ये रोवर विक्रम लैंडर से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर ही एक्सप्लोर करेगा, लेकिन इसका काम भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक सोलर पावर्ड रोवर है जो विक्रम से कम्युनिकेट करेगा और फिर विक्रम से इंफॉर्मेशन यहाँ पृथ्वी तक पहुँचेगी। इसमें 2 पेलोड्स हैं। APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये एक तरह की बंदूक है, लेकिन साधारण बंदूक नहीं, रेडियो एक्टिव बंदूक। इससे वहाँ की मिट्टी को स्टडी किया जाएगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उस मिट्टी में क्या क्या एलिमेंट्स है इसका पता लगाया जाएगा। इस डिवाइस में क्यूरियम नाम का एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। इससे अल्फा पार्टिकल्स और एक्सरे चांद के सरफेस पर ब्लास्ट किए जाएंगे और बाद में स्टडी होंगे। फोकस मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन के ट्रेसेस ढूंढने में होगा। लिप्स लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। ये लाइट की मदद से चांद की सॉइल को स्टडी करेगा। अब ये दोनों पेलोड्स इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि अगर किसी भी दूसरे प्लैनेट पर कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो बहुत सारा इक्विपमेंट लगेगा। बिल्डिंग बनाने के लिए लगने वाले मटेरियल्स क्या हम पृथ्वी से लेके जाएंगे? घंटा। बेहतर आइडिया यही है कि वहां पर देखो कि वहां के सॉइल में क्या क्या मटेरियल्स अवेलेबल है, उन्हें माइन करो और उनसे ही कुछ बनाने की कोशिश करो। कम से कम मटेरियल पृथ्वी से ले जाओ। अगर हमें एक इंटरप्लैनेटरी स्पीशीज बनना है, यानी सिर्फ एक प्लैनेट पर ही नहीं अलग अलग प्लैनेट्स पर हमारा बेस बनाना है, तो हमें अडेप्ट करना होगा। नए प्लैनेट के सरफेस पर जाकर नए एलिमेंट्स को यूज कर ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे जो ह्यूमंस को सपोर्ट कर पाए। अगर आपका वजन पृथ्वी पर 100 किलो है तो चांद पर सिर्फ 16 किलो होगा। इसका मतलब जानते हैं? आपको डाइट की नहीं, एस्ट्रोनॉट बनने की जरूरत है। जोक्स अपार्ट, हमें अगर स्पेस में बड़े बड़े प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं तो मून हमारा एक चेक पॉइंट हो सकता है। पृथ्वी से बड़े बड़े रॉकेट्स लॉन्च करने से बेहतर है कि मून से रॉकेट्स लॉन्च करो। और फ्यूचर की ऐसे ही एम्बिशियस प्लान्स की तैयारी चंद्रयान 3 से शुरू हो रही है। और इसीलिए चंद्रयान 3 की सक्सेस सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक नए दौर की शुरुआत है। क्योंकि भारत ने शुरुआती दौर से ही ये क्लियर कर दिया था कि हमारा स्पेस प्रोग्राम पीस के लिए है। हम इकलौते ऐसे देश हैं जो स्पेस का इस्तेमाल वेपन्स या प्रॉफिट के लिए नहीं, पूरे ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम, इस मोटो को हम पृथ्वी पर ही नहीं स्पेस में भी फॉलो करते हैं। ये हर भारतवासी के लिए शान की बात। चलिए अब सोचते हैं कि चंद्रयान 3 का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी पर। भारत का स्पेस सेक्टर आज $8 बिलियन का है। एस्टिमेट्स कहते हैं कि 2040 तक हमारा स्पेस सेक्टर $40 बिलियन का होने वाला है। लेकिन ये फिगर्स चंद्रयान 3 के सक्सेस से पहले की फिगर्स हैं। हो सकता है कि अब ये प्रोग्रेस स्पीड पकड़ ले। जहां ग्लोबल स्पेस सेक्टर सिर्फ 2% पर एनम से ग्रो हो रहा है, भारत का स्पेस सेक्टर 4% पर एनम से ग्रो हो रहा है। प्लस हम स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप्स को एनकरेज कर रहे हैं। आने वाले 1 या 2 सालों में ही आप भारत के स्पेस एक्स की कहानी सुनेंगे, जिनमें से कुछ तो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वाटर बेस्ड इको फ्रेंडली इंजन बना रहे हैं, स्पेस के सारे सैटेलाइट्स का मैप बनाकर स्पेस ट्रैवल और सेफ बना रहे हैं। इन सारे स्पेस स्टार्टअप्स की कहानियां हम आप तक जल्द ही पहुंचाएंगे। अगर आप उनकी कहानियां जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सेकेंड इम्पैक्ट होगा हमारी स्पेस कैपेबिलिटी
केपेबिलिटीज पर सॉफ्ट लैंडिंग काफी डिफिकल्ट होता है, जो हमसे पहले सिर्फ 3 और देशों ने किया है। इजराइल भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। हमारे पास सॉफ्ट लैंडिंग केपेबिलिटीज हैं, ये हमने अब प्रूव कर दिया है। ये हमारे लिए गर्व की बात, यानी फ्यूचर के ह्यूमन मिशंस में हमारा और बड़ा योगदान होगा। जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो अमेरिका रशिया के साथ या फिर चाइना के साथ कोई भी स्पेस प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करेगा, तो बचता कौन है? हम। थर्ड इम्पैक्ट होगा हीलियम 3 माइनिंग। पृथ्वी के एनर्जी सोर्सेस खत्म हो रहे हैं, हमें अल्टरनेटिव एनर्जी की जरूरत होगी। हीलियम 3 का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर फ्यूजन एक रास्ता हो सकता है। ये हीलियम 3 पृथ्वी पर काफी रेयर है, लेकिन चांद में अबंडेंटली अवेलेबल है। भारत ही नहीं, चाइना, रशिया और अमेरिका भी इसी एनर्जी को टैप करने की कोशिश में। आने वाले टाइम में हम एनर्जी ऑफ द फ्यूचर के बारे में भी वीडियो बनाएंगे। चंद्रयान इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि अब हमें स्पेस सेक्टर में इग्नोर करना दुनिया के लिए इम्पॉसिबल होगा। साथ ही साथ लूनर माइनिंग और मार्स मिशन की तैयारी में भी इस डेटा का काम होगा। इस वीडियो का पर्पस यही है कि एक आसान भाषा में टेक्निकल डिटेल्स आपको समझाएं। सिंप्लिसिटी के कारण अगर कोई गलती हो गई है तो माफी चाहता हूँ। आई एम श्योर मुझसे बेहतर और नॉलेजेबल लोग कमेंट्स में मुझे करेक्ट जरूर करेंगे। लेकिन ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि 8 मिलियन से ज्यादा लोगों ने चंद्रयान 3 लैंडिंग यूट्यूब पर लाइव देखा। मल्टीप्लेक्सेस लैंडिंग के शोज दिखा रहे थे जो हाउसफुल थे। अलग अलग धर्म, जाति, पंथ के लोगों को साइंस ने एक साथ लाया। ऑलमोस्ट सब लोगों ने अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस छोड़कर एक दिन के लिए ही सही एक गोल पर फोकस की और भारत के लिए चीयर किया। आई होप फ्यूचर में इसरो के साइंटिस्ट हमारे लिए ऐसे और मौके लाएंगे। अगर आप भी मेरी तरह इसरो को कांग्रेचुलेट करना चाहते हैं तो कमेंट्स में प्राउड ऑफ इसरो स्पैम कर दीजिए, क्योंकि अब हमारा झंडा चांद पर पहुंच चुका। मुझे ये देखकर यकीन ही नहीं हुआ कि जिसे स्पेस में कोई दिलचस्पी नहीं है वो एक आम इंसान भी रास्ते में रुक कर इसरो के लिए चीयर कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये उस हर भारतवासी की जीत है जिसे इस बात पर भरोसा है कि हम ग्रेटनेस के लायक हैं, और हर उस इंसान के लिए एक करारा चाटा जो सोचता है कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। चंद्रयान इज द प्राइड ऑफ इंडिया, और यही शान की बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको स्पेस में दिलचस्पी है तो ये मेरा फेवरेट वीडियो है, इसे मिस मत कीजिए। डॉक्टर विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। उनके बारे में हमने वीडियो यहाँ पर बनाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है। वीडियो बहुत अच्छी थी, नो डाउट जी। और जो उन्होंने माइनर चीज़ें बताई हैं ये बहुत बड़ा फैक्ट डालेंगे आने वाले वक्त में। और मैंने एक दो वीडियो ध्रुव राठी मेरे हाल में उनका चैनल का नाम है, वो उनकी वीडियो मैंने शॉर्ट क्लिप देखा था टिकटॉक पे, तो वो भी इसमें वही मेंशन कर रहे थे। 1-2 दिन पहले मैंने वीडियो की थी जब, तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि लेज़र के साथ पिघलाएंगे, और इस तरह नासा का इक्विपमेंट भी उन्होंने लेके गए हैं, वो उन्होंने मेंशन किया इसमें। तो वो छोटी छोटी माइनर चीज़ें, हर बंदा एट द एंड उन्होंने बोला है ना कि मेरे पास इतना मैं नॉलेजेबल बंदा नहीं हूँ, तो मुझसे भी मिस्टेक हो सकती हैं, और अगर हो गई हैं तो आप पढ़े लिखे लोग हैं उसको रिजॉल्व कर सकते हैं या बेहतर तरीके से बता सकते हैं, ऐसे नहीं ऐसे बिल्कुल अपनी राय दे सकते हैं। तो हमारी भी वही, आप तो बिल्कुल ही मतलब जीरो हैं। और लेकिन यह है कि वीडियोस देख देख के, लोगों को सुन सुन के, तो हम थोड़ा बहुत कंपैरिजन करते हैं कि हाँ उन्होंने ये बोला था, इसमें भी उसका जिक्र हुआ है, तो वाकई वो चीज़ ऑथेंटिक है, ठीक है। तो जहाँ तक सर्च करने की बात रही है, और प्रॉपर उन्होंने बता दिया कि कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होंगे, किस तरह यूज़ होंगे। जैसे वो लेज़र टेक्नोलॉजी थी, तो स्टार्टिंग में पहली वीडियो हमने जब की थी चंद्रयान की, वहाँ पे लैंडिंग हुआ है, तो उसके बाद उन्होंने लेज़र का वो बताया था कि ये डिस्टेंस जो है बताता है और कितनी दूर है, क्या है, और वो मैसेजेस के लिए, वो राब्ते के लिए वो चीज़ यूज़ होती है। और अमेरिका ने एट द एंड इस वीडियो में बता दिया और मिड में कि वो उन्होंने मेरे हाथ में लेज़र वाला था और वो यूज़ होता है, और वो उन्होंने वहाँ पे लगाया था। लेकिन जहाँ पे मुझे जो मैं कहूँगा कि तफशीशनाक बात लग रही है वो टेम्परेचर की है, कि इतना अप एंड डाउन चल रहा है, वो जंप कर रहा है, कभी दिन के टाइम पे 120 पे चला जाता है, रात को 130 माइनस पे चला जाता है। तो इस टेम्परेचर का जो है, और लूनर डे का उन्होंने मेंशन किया, वो पहले मुझे नहीं पता था लूनर डे का, वो एक दिन 14 दिन आपको लूनर डे का नहीं पता?
लूनर डे की इन्फॉर्मेशन नहीं थी मुझे। वो 14 दिन का जो होता है ना, वो एक लूनर डे होता है। लूनर डे वो तो मैंने पढ़ा हुआ अभी। वो आपने पढ़ा हुआ है, मुझे वीडियो के थ्रू, मुझे इंटरेस्ट नहीं है ना, वो कैटेगरी नहीं है तो मुझे वीडियो के थ्रू पता चला। पढ़ी है भाई, वैसे उसमें भी लिखा हुआ है सारा। मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन यह है कि यहाँ पे चीज़ें देख देख के मुझे चीज़ों का पता होना शुरू हुआ है। और मेरे ख्याल में वो जो है मुझे पता चला, मैंने कहा दैट्स गुड, चले उस चीज़ को वो कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड जब बार आगे जो होती है ना 14 दिन में, वो नाइट शुरू होती है। नाइट शुरू होती है ना, तो वो टेम्परेचर -130 होता है 14 दिन का। इसीलिए उन्होंने कहा कि 14 दिन का हमारा मिशन है कि वो लूनर डे होगा। उसके बाद पता नहीं है क्योंकि उन्होंने उसमें वैसे इक्विपमेंट यूज़ नहीं किए और उसको वैसे बिल्ड नहीं किया कि वो उतनी ठंड को बर्दाश्त कर सके। उसके बाद उनका चलेगा कि नहीं 14 दिन के बाद, वो उनको नहीं पता, लेकिन बेसिक 14 दिन का उनका ये मिशन है। बाकी मुझे जो कंसर्न हो रहा है ना बीच में, जैसे कह रहे हैं कि हमने सिटी वहाँ पे क्रिएट करनी है, एक कम्युनिटी होगी प्रॉपर, वो चीज़ जो है वो मेरे ख्याल में मुश्किल होगी जहाँ पे, क्योंकि एक तो उन्होंने जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो उन्होंने बताई हैं, लेकिन एक चीज़ है वहाँ पे जो पत्थर पड़ते हैं, ठीक है, उनको कैसे रोका जाएगा। हमारी एटमॉस्फेयर में जैसे पत्थर वो आते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वो गैसेस की वजह से, ओजोन लेयर की वजह से वो टच करते हैं, उनको आग लग जाती है, वो बिल्कुल माइनर छोटे से होके कहीं ना कहीं गिर जाते हैं। लेकिन वहाँ पे वो जैसे आते हैं, जितने बड़े होते हैं वहाँ पे गिरते हैं। आपने वो गड़े देखे होंगे, वो निशान जो पड़े हुए हैं, वो मेरे ख्याल में वो किस तरह उस चीज़ से निपटा जाएगा, ये नासा को भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि हमने मेरे ख्याल में मैंने मूवीज़ इंटरस्टेलर है कि पता नहीं कौन सी हॉलीवुड की है, उसमें वो सीन देखा था कि वो ज़्यादा पत्थर आते हैं और उसके बाद, लेकिन उनका स्पेस स्टेशन जो है वो हवा में ही होता है, उसको टच करके फिर वो चांद पे गिरते हैं, वो बहुत बड़े पत्थर होते हैं। और कह लें कि कितने हज़ार एटम बम जो है ना मिलके वो उसकी फोर्स को पैदा करें, वो एक पत्थर जो गिरता है और इतने इतने बड़े गड़े बना देते हैं। अगर आपने खुदा न खास्ता वहाँ पे स्पेस स्टेशन तैयार किया, नासा ने तैयार किया, अमेरिका कर ले, इंडिया ने तैयार किया, तो वहाँ पे अगर वो आपकी सारी मेहनत नहीं आप सोचा होगा इसके बारे में, वो उन्होंने बहुत स्टडी किया हुआ है इस बारे में। देखिए वो लाजम इसके बारे में नहीं, आम बंदे के बात है, आम बंदे के वहाँ पे पहले भी तो एस्ट्रोनॉट जैसे वो कहते हैं भेजे हैं, नहीं उन्होंने भेजे हैं, नो डाउट। उस वक्त वो सैटेलाइट जो स्पेस स्टेशन है ना, वो रीड कर रहा था कि कहाँ से क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर कैसे चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, उनको फिर वक्त पता था। अभी भी नासा को इतने सालों बाद दोबारा भेजने लगे हैं, वो स्टेशन के लिए भेजेंगे कि एटमॉस्फेयर ये जो चंद्रयान जो है पूरा ऑब्जर्व करेगा, उन्हें पता होगा हमने क्या करना है, वहाँ पे टेम्परेचर किस तरह का होगा, क्या एटमॉस्फेयर मिलेगा, उस हिसाब से जाएंगे वहाँ पे, वो सेटल होंगे, वो बनाने की कोशिश करेंगे जिस तरह भी वो तो कॉलोनी बनाना चाहते हैं ना। मैं ये कहता हूँ कि पहले भी तो वो गए हैं ना, बेशक लूनर डे के लिए गए हों, नहीं लगातार नहीं ना गिरते। मैं आपकी बात वही कर रहा हूँ कि लगातार नहीं गिर रहे, लगातार आपके लिए सरप्राइज होता है कि कहाँ से वो पत्थर आ रहा है, आपको नहीं पता, क्योंकि चांद की चारों तरफ जितनी नजर आ रही है ना साइड, साउथ पोल को छोड़ के, मेरे हाथ में वहाँ पे सारे आपको खड्डे नजर आएंगे, और बहुत बहुत बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, मीन्स के छोटे पत्थर भी आते हैं, बहुत बड़े भी आते हैं। तो उनकी तबाही जो है वो गड़े बता रहे थे बहुत गहरे हैं, मीन्स के उतनी फोर्स से उसको आगे टच करते हैं, अर्थक्वेक वहाँ पे आते हैं, ठीक है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें जाते हैं, टूट जाते हैं ना, जैसे कुछ घुस जाते हैं, आग लगी होती है ना, टेम्परेचर की वजह से गिरते हैं तो उसके बाद पिघल जाते हैं, उस आग की वजह से पिघल कर छोटे हो जाते हैं, फिर वो गिर जाते हैं, इम्पैक्ट उनका बहुत ज्यादा चीज लगती है ना, तो रेत बन जाती है ना, रेत बन जाती है, इम्पैक्ट बहुत ज्यादा। और वहाँ पे पत्थर की वो लास्ट टाइम हमें वीडियो मैंने देखी है, मेरे हाथ में चंद्रयान की थी या मेरे हाथ में नासा वालों ने भेजी थी, मुझे अभी करेक्टली याद नहीं है सही तरह से, लेकिन यह कि उसमें उन्होंने बताया कि बहुत बहुत बड़े पत्थर जो है ना उसको जूम कर रहा है कैमरा, और उसमें वाइट कलर की जैसे चांदी होती है उस कलर के भी पत्थर नजर आ रहे हैं, मतलब डिफरेंट है, मतलब यहाँ पे जो जमीन पे है वो साफ नहीं है, वो डिफरेंट है, तो उस तरह के पत्थर भी नजर आए हैं। तो ये एक डाउटेबल चीज है, क्योंकि आम बंदे के लिए एक तजस्सुस वाली चीज तो जरूर होगी, तो काफी सवाल आते हैं दिन में कि यार ये किस तरह होगा और क्या होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि फ्यूचर में नासा और इंडिया जो है वो मिलके बिल्कुल जी बिल्कुल ये ऐसा मिशन करें, और जो हम मूवीज में देखते आ रहे थे वो रियल में हो, और होप फॉर अ गुड। बिल्कुल उम्मीदें हैं जी, जब पहला कदम रख लिया गया तो दूसरा क्यों नहीं यार। बिल्कुल जबरदस्त वीडियो थी, अच्छी वीडियो थी, इंफॉर्मेशन वाली जी। बाकी यार मैं सकलैन भाई की बात को आगे लेके चलूंगा, क्योंकि मैंने नासा की नहीं, मैंने कुछ यूट्यूबर की वीडियो देखी है, उन्होंने ना नासा की कुछ बातों को लेके ना उस पर मतलब डिबेट की थी। उन्होंने बोला था कि एक पत्थर अभी भी आ रहा है, वो ने मतलब नासा वालों ने उसको डिटेक्ट किया है, वो आ रहा है, ज़मीन की तरफ आ रहा है,
तो है बहुत बड़ा, तो अभी उसकी कोई पता नहीं है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, खुद चेंज हो जाए। तो वो बोलते हैं अगर ज़मीन की तरफ ही वो आता है तो फिर हमको भी उसकी डायरेक्शन चेंज करने के, फिर उस बंदे ने, यूट्यूबर ने, अभी नहीं है मेरे ख्याल वो पहले था, अभी तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। वो इतना बड़ा था कि वो बोलते हैं गिरेगा ना तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इंग्लैंड या अमेरिका पे उन्होंने टारगेट किया था कि उनके एरिया में कहीं गिर। हाँ, तो वो उन्होंने बोला था इससे हम इस तरह भी कर सकते हैं कि अपना जो बहुत बड़े मिसाइल है ना उनको मार के ना, जैसे आ रहे हैं ना ऐसे आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन मुंह की तरफ मार के ना मुंह उसका ना चेहरा चेंज करने के, दूसरी तरफ करने के मतलब उसका रुख जो है ना वो बदलने के लिए। नो डाउट, सीरियसली वो, लेकिन ये है कि आपकी बात में ऐड करूंगा, उन्होंने कहा था अगर इसको हिट करते हैं, अगर हम अलार्म में चलाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सैटेलाइट जितनी है उनको नुकसान होगा। सेकंड थिंग, ये बहुत बड़ी करेगा, हुई थी, मैंने ये सुना है। छोटे छोटे टुकड़े होंगे और वो एक जगह पे गिरना होगा और वो मुख्तलिफ कंट्री में जाके गिरेंगे। पर उन्होंने बहुत इस पे डिबेट की थी, और मैं क्योंकि आपको मैंने पहले बताया मैं खला के बारे में बहुत तहकीक करता रहता हूँ, तहकीक सुनता रहता हूँ, खुद भी मैं करता रहता हूँ कि इसमें क्या क्या आगे होना है, मैं करता रहता हूँ। नहीं, मैं करता हूँ बहुत कुछ इस पे, सोचता भी बहुत कुछ हूँ क्योंकि मेरा एक शौक है इसका। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं इंडियन लड़के को सुनता हूँ और भी बहुत से लोग हैं, तो ये यार बहुत सी दुनिया सोच रही है, नासा वाले भी सोच रहे हैं, ये सब कुछ होता रहता है। बाकी चांद पे गिरते हैं, बाकी ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगी इनके लिए स्पेस में, जब चांद पे जाएंगे इन्होंने कुछ वो बनाना है, जो अपना जो भी एक कह लो स्टेशन बनाना है, तो उन्होंने पूरा सोचा हुआ है यार, उनकी पूरी इस पर रिसर्च है। तो उसमें हमको इतनी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो ये इस वक्त हल उनके पास होगा। बाकी ये है कि मैं इन भाई साहब को लाइक करता हूँ, इनकी बातें बहुत ज़बरदस्त होती हैं, एक पूरी तहकीक होती है इनके पीछे। तो बिल्कुल जी, इंडिया ने ये सारी चीज़ें 14 डे में करनी है। मैं इसको कम समझ रहा था पहले, मेरे को पता नहीं था पहले कि ये दिन का ही टाइम मतलब उन्होंने रखा है, तो मैं ये इसलिए कम समझ रहा था। फिर भी इंडिया के जितने भी साइंटिस्ट बैठे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि 14 डे में वो क्या क्या कर पाएंगे। अभी भी मैं भी मेरा एक है यकीन कि वो अभी भी लगातार काम कर रहे होंगे। जो उनके एसएम सुमनाथ साहब हैं, तो वो भी अपनी नींद बहुत ज़्यादा ख़राब करके भी बहुत तहकीक कर रहे होंगे। उनके नीचे बहुत बड़ी टीम है, वो सब भी एक बहुत बड़ा मतलब मिशन पे काम कर रहे हैं इन दिनों। उनकी मतलब बहुत से टारगेट हैं जिनको अचीव उन्होंने करना है। तो बाकी ये है कि टेम्परेचर वाकई यार ये भी एक प्रॉब्लम ज़रूर है उनके लिए भी। और उसके बाद जब ये मतलब लैंडर है जो लैंड किया है, उसके बाद पता नहीं 14 डे के अगले बाद में क्या होगा, ये मतलब क्रैश कर जाएगा सर्दी की वजह से, इसकी मतलब कोई तबाही ना हो जाए, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा बन जाएगी ना। सोलर सिस्टम लगा हुआ है, सोलर जब सूरज ही नहीं होगा सोलर सिस्टम चार्ज नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद पता नहीं वो काम करता है नहीं करता, तो ये भी है। बाकी बहुत सारी तहकीकें यार उन्होंने करनी है। देखो मैं तो पहले भी बोला था, अभी भी फिर बोल देता हूँ कि आप भी दुआएं करें, हम भी दुआएं करें कि ये, क्योंकि ये अच्छाई के लिए काम हो रहा है, इंसानियत के लिए काम हो रहा है, तो हमको करना चाहिए कि इंडिया इसमें कर ले। ये तो और बड़ी बात है कि हम आपके मुल्क के लिए रिएक्शन करते हैं और इसमें अच्छी बात है इंडिया कर रहा है, तो हमारी इंडिया के साथ है, इंडिया कर ले। ये सब हो सकता है कि कोई और एलियन निकला है, कोई और मतलब ऐसे ही जैसे कुछ भी हो सकता है, प्लेनेट है क्योंकि एलियन वर्ल्ड अपना अर्थ, तो इसी तरह कोई और प्लेनेट हो तो वहाँ पे एलियन हो, तो वहाँ पे जब एलियन के साथ अगर इधर से बेशक इंडिया से गए जाए नासा से जाए लोग, वो तो होने तो इंसान ही है ना। तो वो क्या होना है कि ये अर्थ के लोग हैं, तो अर्थ के लोग में कौन आते हैं, हम सब आते हैं। बिल्कुल एक बात सिर्फ वैसे मेंशन कर रहा हूँ एक मिसाल के तौर पे, तो उनके साथ ये तो नहीं कहना कि हम अमेरिका से आए हैं या हम इंडिया से आए हैं, उनसे तो ये कहना है ना कि हम अर्थ से आए हैं। एक बात कह रहा हूँ, वो ये पूरे, मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये पूरी दुनिया के लिए है, पूरे जो पूरी अर्थ है ना, इन सब में जो बसते हैं ना वो सब के लिए ये मिशन होता है। और ये इंफॉर्मेशन ये अपने अर्थ को जो है वो दूसरे जितने भी प्लेनेट है उन पे हावी करना, और ये सारा कुछ मिशन इसी के लिए होते हैं। और ये नहीं है कि ये इंडिया ने कर लिया और इंडिया जो है वो सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज करेगा, नहीं, ये सारी इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया के लिए यूज होनी है। और बेशक इसमें इंडिया का नाम जरूर आएगा, तो क्योंकि इंडिया ने कोशिश की है, मेहनत की है, जो मेहनत करता है उसका साथ देना चाहिए, उसके पीछे बैक पे खड़े होना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया की जीत नहीं, ये पूरे अर्थ की जीत है। जो उन्होंने चांद पे जो है कदम रख दिया, चांद पे जो है रोवर भेज दी है अभी साउथ पोल में, तो वहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी। और अगर वहाँ पे कोई अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, रहने के काबिल इंफॉर्मेशन मिल जाती है,
तो वहां पे कॉलोनी बनेगी। फिर जब कॉलोनी बनेगी वो ज़ाहिर है पत्थर गिरते हैं, उसके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा कोई ना कोई टेक्नोलॉजी यूज कर लेंगे। जैसे आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी बन चुकी है कि बारिश अगर आपके लिए नहीं हो रही तो टेक्नोलॉजी के जरिए बारिश खींच लेते हैं। अर्थक्वेक भी ले आते हैं तो अर्थक्वेक भी ले जाते हैं। लाइट खत्म करनी है, लाइट लेके आनी है तो वो भी हो जाता है। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो वो है कि बाकी मैं यही कह रहा हूँ, अगर वहां पे जिंदगी के आसार हैं तो वहां पे ये ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करके उन पत्थरों को भी रोका जा सकता है, उस अर्थक्वेक को भी रोका जा सकता है। कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे ही ना आगे। कॉलोनी तो वैसे तो नहीं बनेगी ना, बिल्कुल। तो वहां पे जो घर बनेंगे या जो भी बिल्डिंग बननी है वो उसके अंदर तो चलो सेफ होगा ना सारा कुछ, उसके लिए ठीक है टेक्नोलॉजी यूज कर लेंगे। इन किस्म को सिर्फ वहां पे उन्हें वर्कर लेके जाने हैं। जैसे मैंने लास्ट खबर पढ़ी है, वो पता नहीं कौन है, अमेरिका की है कोई खातून है, अब वो शाहरुख खान को जो एक्टर है उनको पता नहीं जमीन खरीद के दे रही है चांद पे। वो हर साल कोई ना कोई थोड़ा बहुत हिस्सा जो खरीद के देती है उनको गिफ्ट करती है, डोनेट करती है। तो इस तरह की खबरें भी, लेकिन लोगों के रहने के लिए नहीं है। बेसिक उनका मकसद है कि मेरे ख्याल में स्पेस स्टेशन बनाना और वहां से पानी को यूज करके दूसरा बनना ना, वहां पे कॉलोनी बननी है, वहां पे स्पेस स्टेशन नहीं होता। स्पेस स्टेशन हवा में होता है, एक वो दूसरा बनना है, दूसरी कॉलोनी नीचे बननी है, लेकिन वो बेसिकली यूज होना है वर्कर के लिए। सही यार, कॉलोनी तो होगी ना, जाहिर वर्कर तो होंगे ना, उधर इंसान ही जाएंगे ना, उनके रहने का इंतजाम तो करना ही करना है, बिल्डिंग तो बनानी है। वो जो मैं ये तो नहीं कह रहा कि पूरी दुनिया को उठा के उधर ले जाएंगे, ये है कि वहां पे लोग तो जाएंगे ना, लेकिन लोग रहना चाहते हैं, लोग उस चीज को देख रहे हैं, वही देखेंगे ना। अगर रहने के काबिल होगा, वही तो इन्फॉर्मेशन चंद्रयान 3 ने इकट्ठी करनी है ना कि वहां पे कौन कौन सी चीज मिल सकती है, क्या कुछ हो सकता है। इन्हीं पॉइंट्स का जिक्र किया गया। अर्थ से कितना फासला है, इसका एग्जैक्ट कितना फासला है, उसके आगे जो भेजेंगे, उसके आगे जो मिशन होंगे उनमें इन्फॉर्मेशन। साउथ पोल, मैं एक बात इसमें जरूर ऐड कर दूं, उसका मतलब यकीन में मुझे भी नहीं है, पर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हमारे साइंसदान सोच रहे हैं कि अगर हमको इस जगह से आके किसी और सियारे पे जाना है, उसके ऐसी मतलब हमको एक मशीन बनानी है जो लाइट की स्पीड से चले, तो यकीन करो ऐसा ये सब का एक अल्लाह है ना, जैसे हिंदू लोग भी मानते हैं एक है बनाने वाला हमको। देखो उसने हो सकता है इस चांद पे ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई मतलब मवाद वहां हो, उससे हो सकता है वो मशीन हम बना सकें कि हम इससे आगे और ज्यादा स्पीड से जा सके। देखो आ जाएगा, नहीं सही बात है, ये सोच रहे हैं कि लाइट की स्पीड से चलने वाली मशीन हम बना लें तो हम दूसरे से पहले आपको पता था कि हम ये सारा कुछ होना है, ये रॉकेट बनने हैं। मैं ये बोलता हूँ कि इधर से निकलने के बाद जमीन से निकलने के बाद हाँ ये टेक्नोलॉजी हो सकता है, ये सारा कुछ है। इंसान को इख्तियार मिला हुआ है, इंसान को दिमाग है, इंसान अपने पानी से भी हो सकता है अच्छी चीज, अगर अपने दिमाग को यूज करेगा हो सकता है पानी से कोई अच्छी चीज मिल। और ये स्टेप होने से पहले भी तो दुनिया बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, बल्कि अनबिलीवेबल बात थी ये दुनिया के लिए कि साउथ पोल एरिया जैसे साउथ पोल वहां पे पहुंचे, लेकिन इंडिया पहुंच गए। थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी कम बजट में टेक्नोलॉजी है ना, इंडिया के पास पहुंच गया। इस तरह आगे रोशनी की रफ्तार के साथ से भी कोई ना कोई टेक्नोलॉजी ऐसी बन सकती है सरकार। अब आप देख ले, रोशनी की रफ्तार से भी ज्यादा यहाँ पे बैठे आप वहाँ पे बात पहुंचा सकते हैं। सिंपल बात है, पता था 300 साल पहले भी अपने माइंड के हिसाब से ना बोले, कब टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोले। टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ कर दिया, हम कभी भी आज से 300 साल पहले कोई टेक्नोलॉजी किसने बनाई है? क्या इंसान के माइंड में इंसान ने बनाई है, बिल्कुल इंसान कर रहा है। इसलिए चांद पे बात कर रहे हैं, इसलिए चांद पे ज्यादा हमको नहीं बोलना, इनकार नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मिल सकता है, पानी से अच्छी भी चीज मिल सकती है, हो सकता है इधर से हीरे जवाहरात भी इतना ज्यादा तादाद में वो भी मिल सकते हैं, कुछ भी मिल सकता है। दुनिया का वो खजाना है हीरे जवाहरात, वहाँ पे हीरे जवाहरात खजाना नहीं है, वहाँ पे खजाना है पानी, ऐसी चीज। वहाँ पे रहने के लिए ऑक्सीजन, वहाँ पे जमीन में उगाने के लिए वो मिनरल्स, वो खजाना है वहाँ पे। बिल्कुल असल चीज ही वही है, असल चीज वो है। बिल्कुल ये बात आप उन्होंने फर्स्ट टर्म उन्होंने कहा था नासा ने कि हम आलू, मैं यही बोलता हूँ उधर कुछ भी मिल सकता है। जो है ना बहुत इंफॉर्मेशन दी है भाई साहब ने, और काफी अच्छी वीडियो क्रिएट की है, छोटी छोटी बातें भी हमें समझ आई हैं और काफी कुछ सीखने को न्यू मिला है इसमें। जी बिल्कुल जी, ये पूरी दुनिया की एक कामयाबी है और इंडिया की एक पॉजिटिविटी ये भी है कि इंडिया ने अपनी कामयाबी के साथ पूरी दुनिया को मेंशन किया। मतलब कि ये जस्ट एक इंडिया की कामयाबी नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए सक्सेस है और ये पूरी दुनिया के लिए कामयाबी का जो सबसे डिफिकल्ट और मतलब कि यकीन ना करने वाला स्टेप जो था, अगर वो कंप्लीट हो सकता है तो आगे के जो मराहिल हैं इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट जरूर होंगे। और इसमें इस वीडियो में ये इन चीज़ों का जो मेरे प्यारे भाई ये सारे दोस्त हम
कर रही हैं, मेंशन कर रही हैं या जिक्र कर रही हैं जिन चीज़ों का कि ये मसला है, ये मसाइल है, ये मसाइल है, ये तो आपस जो भी में मसाइल हैं ये हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ये वीडियो में भाई साहब ने बड़ा डीपली बताया गया कि इन मसाइल को काबू करने के लिए ही 14 डेज अभी वर्क होगा। यही मैं कह रहा हूं। उसमें टेम्परेचर इन्हीं को को जानने कंट्रोल के कैसे लिए। किया जाता हाँ, ये है सब। उसके लिए, उसके बाद पानी की सर्चिंग है, उसके बाद वहां पे सरवाइव कैसे करना है, फिर वहां पे जब कॉलोनीज बनती हैं, जब इंसानों ने रहना है तो उस चीज को कैसे सरवाइव करना है, तो ये सारी चीजों का यही वर्क होगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल ये न्यू प्लान्स हैं, और जो सबसे डिफिकल्ट प्लान था अगर उसमें सक्सेस हो गया तो इंशाल्लाह आई होप के बाकी जो plans इन्फॉर्मेशन हैं, सारी बाकी मिल जो जाएगी। अगर steps कुछ हैं, होगा उसमें वहां पे तो जरूर। मिल जाएगा जरूर। होप फॉर अ गुड जी, होप और दूसरे चैनल पे भी जाए, वहां पे भी वीडियो आ रही है यार, वहां पे भी जाए ना, फिर हम वीडियो शुरू करें वहां पे भी। और ठोको, सब्सक्राइब और- ठोको, लाइक ठोको, शेयर ठोको और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, इनको भी विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Peace.